अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर आपने इफ टीवी की तमाम वीडियोस देखी हैं, तो फिर आप ये जानते ही होंगे कि किसी भी प्लेनेट की ओरिजिनेशन कैसे होती है और उसकी फॉर्मेशन किस वजह से होती है। आखिर वो कौन सी वजह है जिससे एक प्लेनेट अपनी खास शक्ल इख्तियार करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वैसे तो आज तक हमने बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स और रियलिटीज के बारे में जाना है। हम ये भी जानते हैं कि एक ब्लैक होल कैसे बनता है और इसका एंड कैसे होता है, एक स्टार की फॉर्मेशन कैसे होती है और इसकी डेथ कैसे होती है। हम ये भी जानते हैं कि एक प्लेनेट बनता कैसे है, लेकिन हम ये कभी भी नहीं जान पाए कि आखिर एक प्लेनेट की मौत कैसे होती है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने कॉस्मॉस में हलचल होने की वजह से बहुत ज्यादा प्लेनेट्स को मरते हुए देखा है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी प्लेनेट की नेचुरल डेथ की, जिसकी वजह उसका अपना ही होस्ट स्टार हो। आखिर ऐसा कैसे होता है? जब एक स्टार अपने लास्ट डेज में होता है तो उस प्लेनेट पर उसके होस्ट स्टार के क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर एक प्लेनेट की नेचुरल डेथ का क्या मतलब है। वैसे तो एस्ट्रॉयड्स और एक्सप्लोजन प्लैनेट्स को तबाह करते रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग एक प्लेनेट की लाइफ से एस्ट्रॉयड और एक्सप्लोजन्स को हटा दें, तो फिर हमें एक प्लेनेट की मौत को देखने के लिए उस वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कोई स्टार उस प्लेनेट को अपने अंदर ना संभाले। जनरली एक प्लेनेट की नेचुरल डेथ इस तरह होती है, अगर कोई प्लेनेटरी सिस्टम का स्टार रेड जायंट फॉर्म में बदल जाए और फिर अपने एक्सपेंशन की वजह से तमाम प्लैनेट्स को अपने अंदर संभाले। ऐसी सिचुएशन में हम ये मान सकते हैं कि उन प्लैनेट्स की डेथ हो गई है। वैसे तो हमने बहुत ज्यादा प्लैनेट्स को तबाह होते हुए देखा है, लेकिन साइंसी दुनिया में इतने ज्यादा एडवांस होने की वजह से हमने आज तक किसी भी प्लैनेट को किसी स्टार के अंदर जाते हुए नहीं देखा। अभी भी इस बात की बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जिस तरह हम रेड जायंट स्टार को स्पेकुलेट कर रहे हैं, असल में वो उस तरह ना हो। और हमारी ये सोच किस हद तक सही है, या फिर हमारी सिमुलेशन की एक्यूरेसी कितना एग्जैक्ट रिजल्ट दे रही है, इसे जानने का सिर्फ यही तरीका हो सकता है कि हम लोग किसी प्लेनेट को अपनी ऑब्जर्वेशन में उस स्टार के अंदर जाते हुए देखें, या फिर उसके पुराने डाटा और न्यू डाटा की पोजीशनिंग की हेल्प से नेक्स्ट सर्कमस्टेंसेस को प्रेडिक्ट कर सके। ऐसा हम एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए कर सकेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं था जिसे हम सैंपल के तौर पर यूज कर सकें और रेड जायंट स्टार के राजों को जान सकते। लेकिन हाल ही में ऐसे 3 प्लैनेट्स को डिस्कवर किया गया है, जिन्हें बहुत जल्द इनका होस्ट स्टार अपने अंदर समा लेगा। वैसे तो नासा ने हजारों एक्सो प्लैनेट्स को ढूंढा है, लेकिन आज हम जिन 3 प्लैनेट्स की बात करने वाले हैं उनके नाम TOI 2337b, TOI 4329b और TOI 2669b है। ये तीनों प्लैनेट्स गैस जायंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मार्स और जमीन की तरह ठोस सतह नहीं है, बल्कि ये भी जुपिटर की तरह गैस से बने हुए हैं। इन तीनों प्लैनेट्स को जनवरी 2022 में टेस्ट मिशन के जरिए ढूंढा गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना किरदार अदा किया है। इस डिस्कवरी के बाद कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये तीनों प्लैनेट्स मुसलसल अपने होस्ट स्टार के नजदीक जा रहे हैं। इन तीनों में से जो प्लैनेट अपने स्टार के सबसे ज्यादा नजदीक जा रहा है, उसका नाम है TOI 2337b। साइंटिस्ट का कहना है कि 1 मिलियन साल के बाद ये प्लेनेट अपने स्टार TOI 2337 के अंदर चला जाएगा। ये वक्त हम सब के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, लेकिन कॉस्मॉस में इस वक्त की कोई भी हैसियत नहीं है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अगर इस प्लेनेट के खत्म होने में 1 मिलियन साल का वक्त बाकी है, तो फिर इसके बारे में अभी स्टडी करना बेकार है, क्योंकि हम तो 1 मिलियन साल तक जिंदा ही नहीं होंगे। अगर हम उस वक्त में होंगे ही नहीं, तो फिर इसके बारे में रिसर्च करने का क्या फायदा है। तो मैं आपको बता दूं, इसके बारे में रिसर्च करने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम किसी प्लेनेट को मरता हुआ देखें, बल्कि इसका मेन मकसद ये है कि आखिर लास्ट डेज में एक पेरेंट स्टार के साथ क्या होता है और इसमें आने वाली चेंजिंग्स इसके प्लेनेटरी सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स पर क्या असर डालती हैं। सैमुअल ग्राउब्लैट, जिन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी से PhD की है, उनका कहना है कि इस प्लेनेट का डाटा इकट्ठा करना इंसानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि एट द एंड हमारी जमीन भी एक न एक दिन हमारे सूरज में समा जाएगी। अगर हम इसके बारे में जान लें कि किस तरह एक रेड जायंट स्टार किसी प्लेनेट को नुकसान पहुंचाता है, तो फिर हम पहले से ही हर एक खतरे के लिए रेडी रहेंगे।
और हमें ये पता होगा कि आखिर किस तरह हमें उस वक्त सरवाइव करना है। इन तीनों प्लैनेट्स का इस तरह मिलना हमारे लिए माइलस्टोन साबित हो सकता है, क्योंकि इससे न सिर्फ हम प्लैनेट्स को, साइंस को और बारीकी से जान पाएंगे, बल्कि वक्त के साथ साथ पेरेंट स्टार में आने वाली चेंजिंग्स के बारे में भी हमें पता चल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर एक साल में हमने उस प्लेनेट की खुसूसियत के पैटर्न को पहचान लिया, तो फिर फ्यूचर में साइंटिस्ट ये प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि कौन सा प्लेनेट हमारे रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा डेंसिटी चेंज और वाटर डिके साथ साथ उन कॉन्सेप्ट को भी मजीद जानेंगे। और जब फ्यूचर में हम इंटरगैलेक्टिक ट्रेवल करेंगे तो हो सकता है कि यही डाटा हमारे स्पेस क्राफ्ट को अच्छा बनाने का काम आए। इफ टीवी के दोस्तों, प्लेनेटरी सिस्टम का एवोल्यूशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम ना होने के बराबर जानते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि हम इन तीनों प्लैनेट्स को अपनी मंजिल मान रहे हैं। इस स्टडी को को-ऑथर निक साउंडर ने बयान किया है कि जिन 3 प्लैनेट्स को हम अपनी बुनियाद समझ रहे हैं, वो सिर्फ एक आइसबर्ग की छोटी से छोटी चीज के बराबर है। इस आइसबर्ग के बाकी बचे हुए हिस्से में हमें क्या क्या हैरान करने वाली चीजें मिल सकती हैं, इसके बारे में जानने के लिए अभी भी साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं और ये अंदाजा लगा रहे हैं कि टेस्ट आने वाले वक्त में हमें ऐसे ही और प्लैनेट्स के बारे में बताएगा, जिनके जरिए हम प्लैनेट्स को न सिर्फ ऑर्बिटल डिके के जरिए खत्म होते हुए देख सकेंगे, बल्कि स्टार के एवोल्यूशन के दौरान इन्फ्लेटेड और माइग्रेट प्लैनेट्स के मिलने के भी आसार देख सकेंगे। नासा का कहना है कि हम अपने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल ऐसे ही प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए और उनके बारे में डिटेल से जानने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमारा सूरज भी हमारे साथ ऐसा ही कुछ करने वाला है। अगर उस वक्त तक इंसान जिंदा रहे तो फिर उन्हें किसी और प्लेनेट पर जाना होगा, लेकिन अगर उस वक्त तक हम इंसान जिंदा ना रहे तो फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की हेल्प से हम ऐसे ही प्लैनेट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश से हमें हमारे इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि क्या हम इस कायनात में अकेले ही हैं या फिर हमारे अलावा और भी प्लैनेट्स पर लाइफ मौजूद है। नवंबर 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के साइंटिस्ट ने तकरीबन 366 पोटेंशियल एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढा था, यानी कि ऐसे एक्सोप्लैनेट्स जिनके पास इतनी पावर है कि वो किसी भी सिविलाइजेशन को अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा नासा ने 301 हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ लिया है। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम यूनिवर्स में मौजूद हैबिटेबल प्लैनेट्स में से 0.001% पर भी लाइफ की एग्जिस्टेंस को मान लें, तो फिर हजारों सिविलाइजेशन इस वक्त हमारी कायनात में मौजूद होंगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हम इंसान अपनी लाइफ में किसी एलियन को ढूंढ सकेंगे या फिर ये एक ख्वाब ही रहने वाला है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।